हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के जो साथी हैं उनका ये सब्जेक्ट है, तो उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है वाटर मैनेजमेंट, जिसको हम जल प्रबंधन बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अधिक उत्पादन पाना है या पानी की बर्बादी को रोकना है या फसल की आवश्यकता अनुसार पानी को उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर, जैसा कि आपको आंसर भी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मेंशन किया गया है मैंने, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे वाटर मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी इसमें मैंने आपके रखे हैं क्वेश्चन, सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। और जो है ये वाटर मैनेजमेंट क्या होता है वो समझिए। पानी का प्रबंधन हम फसलों के लिए करते हैं, फसलों में सिंचाई देना ही वाटर मैनेजमेंट होता है। और जो ड्रेनेज होता है, देखिए पानी को, अगर पानी आवश्यकता से अधिक हो गया हो खेत में, तो उसको अगर हम खेत से बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भैया जल निकास। क्या बोलते हैं? जल निकास। ठीक है, जल निकास उसको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में एक शब्द आपको देखने को मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको? ड्रेनेज। तो आप समझ लेना कि भाई जल निकास की ही बात हो रही है। तो ड्रेनेज क्या होता है कि जो अनावश्यक रूप से जो पानी खेत में भर जाता है, जो हमारे उपयोग का नहीं है, बारिश का पानी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से पानी इकट्ठा हुआ, तो उसको पानी को बाहर निकालना ही ड्रेनेज कहलाता है। और खेत में पानी देना, सिंचाई क्या होता है? सिंचाई हम किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से खेत में पानी देना। फसलों के लिए हम खेत में पानी देते हैं कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से देते हैं। ये शब्द आपको पेपर में लिखे मिलेंगे, कृत्रिम रूप से देते हैं, तो उसको हम सिंचाई बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इरीगेटेड एरिया क्या होता है। तो इरीगेटेड एरिया सबसे अधिक कहाँ है? तो देखिए क्वेश्चन को समझना चाहिए। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में, अगर इरीगेटेड एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक परसेंटेज एरिया कहाँ है, परसेंटेज एरिया की मतलब सबसे अधिक परसेंट कहाँ, सबसे अधिक परसेंटेज में मतलब सबसे अधिक इरीगेटेड परसेंट एरिया कहाँ पर है। जैसे मान के चलिए कि जो पंजाब है, तो इस परसेंट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पंजाब में है सबसे ज़्यादा परसेंट एरिया, इरीगेटेड परसेंट एरिया कहाँ पर है। जैसे मान के चलिए कि पंजाब की ये 100% भूमि है, तो इसमें से 98% जो भूमि है, मान चलिए ये भूमि है पंजाब की, जो मैंने टिक लगाया है, तो 100 में से 98 खेत जो है, 100 खेत अगर है तो 98 खेत सिंचित हैं। ठीक है, तो चूँकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल में अधिक है, तो ये जो हो जाएगा आपका पहले नंबर पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा कि परसेंट एरिया और टोटल एरिया में हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो एरिया वाइज हमारा उत्तर प्रदेश है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कोल्ड हो रखा है। तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र मतलब जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट एरिया जो है वो कृषि योग्य मतलब कल्टीवेटेड लैंड होता है। तो मतलब जो है टोटल एरिया जो है उसका कितना प्रतिशत है जिसको हम जो है कृषि के लिए हम उपयोग करते हैं या कृषि योग्य है। तो टोटल 51% एरिया जो है उसमें हम खेतीबाड़ी का काम करते हैं हमारे भारत के टोटल एरिया में से। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप मतलब कि मृदा पौधा पानी संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया गया टॉपिक भी है। तो सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, पौधे का मृदा से जो पानी में संबंध है, मृदा पौधा का पानी संबंध का अध्ययन किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पौधे की जल आवश्यकता जानने के लिए करते हैं, या मृदा नमी सॉइल मॉइस्चर की स्थिति समझाने के लिए करते हैं, या सिंचाई की योजना बनाने के लिए करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट चाहें या जो है इसका पीडीएफ में आपको जितने क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, 50+ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके, तो उससे ज़्यादा जो है आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूँगा, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला है भारत में सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन सा है।
तो नहर है या कुआं है या ट्यूबवेल है या तालाब है। तो भारत का आपसे पूछा गया है, तो भैया भारत का हमारा क्या है, ट्यूबवेल जो है मुख्यतः हमारा सिंचाई का स्रोत है। अगला है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सीधा संबंध किससे था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पेपर हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फर्टिलाइजर और वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप वेराइटीज़, इन सब पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसके पिता या फादर कौन है। तो विश्व में बात की जाए अगर, तो ये है हमारे नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, तो बोरलॉग से याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग हैं तो बोरलॉग से याद रखेंगे, तो ये विश्व में है। और भारत में कौन है भैया, आप पूछेंगे कि भारत में कौन है, तो ये हमारे एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, वहाँ बन नहीं रहा था, स्पेस नहीं था, एम.एस. स्वामीनाथन है। अब अगला हमारा है क्वेश्चन, कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर, जल की उपयोगी उपयोगिता में क्या सम्मिलित है। तो भैया जो जल की जो उपयोगी उपयोगिता है, कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर है, उसमें एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब भैया एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन होता है जब किसी सतह से पानी का जो है वाष्प बनकर उड़ना। किसी सतह मतलब खेत में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी खेत में या तालाब में भरा हुआ है, यहाँ से जो है सूर्य की किरणें ऊपर से आई, वो वाष्प बन के उड़ गया, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें ऊपर से आई और वाष्प बन के उड़ गया, तो वो हमारा एवेपोरेशन हो जाएगा। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपिरेशन वो होता है, मान चलिए ये कोई पौधा है, ये उसकी पत्तियां हैं, मान चलिए ये पौधा है कोई, और इस पर ये पत्तियां हैं गोल गोल, ये मैंने गोल गोल बनाया, ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों में क्या पानी होता है, ठीक है। तो जो पानी जो है पौधे से पानी जो खींचता है सूर्य की रोशनी के द्वारा या गर्मी के द्वारा, जो वाष्प बन के पानी उड़ता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ट्रांसपिरेशन वो होता है कि पौधे की सतह से पानी का उड़ना, पौधों की सतह से। एवेपोरेशन वो होता है कि किसी सतह से या नदी से या तालाब से, कहीं से भी, किसी भी सतह से पानी का उड़ना एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। अब ये रन ऑफ है, इसका क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। खेत से जो है पानी का बहना रन ऑफ कहलाता है, जो मतलब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है खेत में, उसको रन ऑफ बोलते हैं। भारत में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कब हुई। तो पूछा गया है कि मुख्य जो आपके जो सिंचाई के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में हुई थी, जो कि आपका पहला मतलब फर्स्ट आपका क्या था, पहले आपका पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 से 1956 में हुई थी, और उसी के अंतर्गत आपका ये किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका, उसी में आपका ये मेंशन किया गया है। अगला है इरिगेशन एफिशिएंसी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं सिंचाई दक्षता। तो का सूत्र क्या है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाटर स्टोर्ड अपॉन वाटर अप्लाइड इनटू 100, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम, हमने आपको बताया है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई की जो नाजुक अवस्था होती है, गंभीर अवस्था जो होती है, उसको हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। तो हम किससे कहते हैं, तो जब पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, या जब पौधे का विकास सबसे तेज होता है, या जब खाद की आवश्यकता होती है, या जब खेत सूख जाता है। जब पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बोलते हैं, और अलग अलग फसलों की अलग अलग क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है, जो कि आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो इस वीडियो को पूरा देख के जाएगा उसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि डायरेक्टली आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं लाया हूँ। भारत में वाटर रिसोर्सेज में कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर में उपयोग होता है। तो भैया वाटर रिसोर्स जो है टोटल, तो कितना प्रतिशत जो है वो एग्रीकल्चर में हम उपयोग कर लेते हैं, तो 92%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 92%। अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 11 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं,
जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो पे अधिक से अधिक व्यूज़ आएँ, जिससे कि मुझे और वीडियोस आपको लाने के लिए मोटिवेशन आए। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है। और आगे जो है आपको ऐसी वीडियोज़ और आपको जॉब से रिलेटेड कि कब आपको जॉब निकलती है क्या होता है, तो सब्सक्राइब करके जो है आप लोग बेल आइकन दबा लेना, तो उस पर जो है आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। भारत में वर्षा जल बोले तो रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं का अधिकांश हिस्सा कहाँ व्यय होता है, तो याद रखिएगा रन ऑफ में, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर खेत में ऐसे बारिश हो गई और पानी ज़्यादा भर गया है, ठीक है, जैसे मान चलिए ये खेत है, सामने आपको खेत दिख रहा है, तो इसमें जो है पानी आपका भर गया है। अब पानी का रंग नीला होता है तो नीला नीला मैंने ले लिया है, देखिए यहाँ पे, तो मैंने आपको ये जैसे पानी भर गया, अधिक पानी हो गया है खेत में, पानी वो बन नहीं रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पानी हो गया है, तो अब वो क्या होगा, पानी खेत से बह के एकदम बहाव तेज हो जाएगा, खेत से बाहर निकलेगा और भागेगा एकदम पानी, तो उसी को हम रन ऑफ बोलते हैं। और रन ऑफ के साथ साथ हमारा जो है जो सॉइल इरोजन भी काफ़ी हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला है ड्यूटी ऑफ वाटर, मतलब जल का उपदेयता किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 क्यूसेक पानी कितनी भूमि सींची जा सकती है, ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डेल्टा शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो भैया डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब कि किसी फसल की पूरी अवधि में पानी की गहराई, ठीक है, तो मतलब जितने फसल के लिए पानी रिक्वायर्ड है, आवश्यक पानी की गहराई कितना है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा था, तो भाई पहला मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोले तो पहला जो आपका मुख्य सिंचाई का प्रोजेक्ट था वो गंगा नहर थी। कौन सी थी भैया, कौन सा प्रोजेक्ट था, गंगा नहर। और भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, अगर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट पूछता है तो ये भाखड़ा नांगल हो जाएगा। कौन सा, भाखड़ा नांगल। अगर पहला मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट मुख्य सिंचाई परियोजना पूछे तो वो गंगा नहर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भैया, बिल्टिंग पॉइंट बोले तो मुरझाने का बिंदु पर पौधा पानी क्यों नहीं ले पाता है, तो भैया बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो पौधा जो है, अब इसको जो है एक वीडियो में अब इतना सब कुछ आपको समझाना संभव नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में समझाते चलता हूँ, थोड़ा सब्र रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी 17 क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, डिलीवर करने हैं आधा घंटा के अंदर मुझे, तो वो करके रहूँगा मैं, ठीक है, और जो आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो बिल्टिंग पॉइंट क्या है, मुरझाने का बिंदु जो होता है, तो मुरझाने का बिंदु क्या होता है, जब पौधा मुरझाने लगता है, ठीक है। इसके बारे में आपको और नोट्स जो है, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा इसके बारे में, तो आप पढ़ लेना और मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लेना। तो भैया बिल्टिंग पॉइंट मुरझाने क्या उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सॉइल वाटर अनअवेलेबल हो जाता है, तो सॉइल वाटर भी जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, स्थायी मुरझान बिंदु पर सॉइल मॉइस्चर कितना होता है, कितना रहता है, तो आपको जो है याद रखना है, इसका आंसर 10 से 15% यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब पौधा सूख करके, मुरझाने बिंदु जो होता है, बिल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया वो ये होता है कि पौधा मुरझाने लगता है, मतलब मरने वाला होता है। अगर उस समय पे हमने अगर इरिगेशन कर दी, सिंचाई कर दी, तो पौधा बच सकता है। अगर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट हो गया तो फिर क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, पौधा मर जाएगा। वही हुआ का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाएगी फिर आप अगर मतलब पानी भी देंगे तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब फील्ड कैपेसिटी क्या आपका पूछ रहा है, क्षेत्र धारिता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एफसी बोलते हैं, शॉर्ट में एफसी। तो भैया फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारिता क्या होती है, तो सॉइल में मैक्सिमम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो होती है, क्या होती है, तो भैया जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सॉइल में वह पानी जो फ्री ड्रेनेज के बाद रहता है, मतलब मान के चलिए आपने पानी दिया खेत में, ठीक है, तो भैया 2 दिन के बाद जो पानी उसमें बचेगा, हाल के हाल आप जब देंगे तो पानी भर जाएगा बाढ़ के रूप में, ठीक है, वो धीरे धीरे सोखते सोखते या बाहर निकल के पानी जो बचेगा 2 दिन के बाद, मतलब कि बोले तो 24 घंटे के बाद या 72 घंटे तक
48 से 72 घंटे बाद जो आपका पानी बचेगा खेत में उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। देखिए मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो आप वीडियो को रिवर्स करके बैक करके बार बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ समझ आएगी। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल ईजी शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है भैया? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका 21 क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्टिमम इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, उचित सिंचाई आवृत्ति किस पर निर्भर है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आपके 50 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। भारत में नेट इरिगेटेड एरिया लगभग कितना है? तो भैया 68 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? लगभग में आपसे पूछा गया है तो 68 मिलियन हेक्टेयर है। ये आपका डेटा याद करने वाला। भारत में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया GIA, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है कितना है? तो ये है भैया आपका 100 मिलियन हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 100 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 100 मिलियन हेक्टेयर है और आपका नेट इरिगेटेड एरिया 68 मिलियन हेक्टेयर है। याद रखिएगा। अब सॉरी, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक रेनफेड एग्रीकल्चर किस क्षेत्र में है? तो भैया जो रेनफेड एग्रीकल्चर सबसे अधिक है वो हमारे दक्कन का पठार, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में पानी की कमी को दूर करने का प्रमुख तरीका कौन सा है? तो को जो है हम पानी की कमी मोस्टली जो है हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जो हमारे जो है मैदानी क्षेत्रों में भी पाई जाती है कई जगह, तो उसको दूर करने का क्या काम वो हो सकता है तरीका? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, जिसको कि हम वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन को अपनाना एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो ये सब आपके हो सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब भैया हम आपको एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण बताने वाले हैं जो आपका ड्रिप इरिगेशन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सबसे अधिक दक्षता किस, मतलब दक्षता बोले तो एफिशिएंसी किस फसल, किस इरिगेशन मेथड की है? तो भैया ड्रिप इरिगेशन मेथड की है। मतलब जो आपका जो बाढ़ के रूप में हम देते हैं ड्रिप सिंचाई, उसको बोलते हैं हम बूंद बूंद सिंचाई हिंदी में बोलते हैं, इसकी है। अगर हम बाढ़ सिंचाई से इसकी तुलना करें, ड्रिप इरिगेशन की बाढ़ सिंचाई से, तो 90% तक पानी की बचत होती है। अगर हम स्प्रिंकलर सिंचाई की बात करें तो इसमें 60 से 70% की बचत होती है पानी की। तो ये डेटा आपको याद रखना है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर के आप जो है इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं भैया पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 हमारा ये हो चुका है, एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ, आपको भी मज़ा आएगा देखने में और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। अब ये वीडियो आप पूरा इसलिए देखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ और आपको सुनने से भी याद हो जाएगा। गेहूँ क्या है? भीट बोलते हैं इसको हम। क्रिटिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम होता है। हालांकि ये इस सब्जेक्ट में नहीं पूछेगा, ये आपका एग्रोनॉमी में पूछता है। तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है क्रिटिकल स्टेज कौन सा है? तो भैया गेहूं में, तो गेहूं में CRI स्टेज है, लिख लीजिएगा। ये बहुत पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है आपके एग्रीकल्चर में। तो CRI स्टेज जो है गेहूं की मुख्य क्रिटिकल स्टेज, मतलब महत्वपूर्ण चरण है सिंचाई के लिए। ठीक है, जो कि कब आती है? 21 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब कि 21 दिन बाद आती है। बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद आती है। ठीक है, बाद आती है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है। धान के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो ये धान के लिए चेक बेसिन है। मतलब चारों तरफ से जो है ऐसे ऐसे आपने देखा होगा चेक बेसिन बना दिए जाते हैं यहाँ पे, मतलब इसको हम मैड बोलते हैं। यहाँ पे मैड टाइप में ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ऊंची ऊंची बना दिए जाते हैं खेत के ऐसे टुकड़ों में काट करके, तो ऐसे जो है और उसमें धान लगा देते हैं पानी, जिससे कि पानी रोकने में हमें सहायता मिलती है। अब मक्का की बात करें तो मक्का की सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो ये फसलें आपकी दी गई हैं, तो सिल्किंग स्टेज जो है उत्तर बी हो जाएगा, सिल्किंग स्टेज। अगर आपको ऑप्शन में अगर दे सिल्किंग और जो है सिल्किंग और टिलरिंग दोनों, अगर ऑप्शन में दे कि ये दोनों, अगर एक कोई लगाना हो तो सिल्किंग लगाइएगा। अगर ये दे कि सिल्किंग प्लस, अगर दोनों दे दे सिल्किंग प्लस टिलरिंग, ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में दे दे कि ये दोनों आंसर हैं, तो आपको दोनों भी लगा देना है, क्योंकि ये दोनों ही इसकी आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता है इसकी सिंचाई की। और एक दे तो सिल्किंग लगाना है। गन्ना की फसल की कुल जल आवश्यकता, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, एक मोटा मोटा एस्टिमेट आपको बताता हूँ कि 2500 सेंटीमीटर। 2500 सेंटीमीटर बोले तो 250
2500 मिलीमीटर, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2500 मिलीमीटर आपका जो है, मिलीमीटर बोल रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर लिख दिया धोखे से। 2500 मिलीमीटर आपका रहता है, जो कि 250 से 300 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 2500 मिलीमीटर 2500 से 3000 जो है मिलीमीटर होती है। और धान की बात करें तो धान में 1500 से 2500, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा फसल चाहने वाली, सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है तो वो गन्ना ही है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी दिया जाता है किसमें, किसमें, धान में दिया जाता है, धान में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, तो जो मैंने जो बात है बोली है वो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दलहनी फसलें जिनको हम पल्सेस बोलते हैं में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन स्टेज होता है। तो ये आपको याद रखना है, सभी दलहनी फसलों में फ्लावरिंग बोले तो फूल आते हैं तो उसको फ्लावरिंग बोलते हैं। पॉड फॉर्मेशन जब उसकी फली बनती है तो ये इसका जो है सिंचाई के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है, महत्वपूर्ण चरण होता है। कपास की सिंचाई का सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? तो फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मिंग स्टेज, बॉल फॉर्मेशन स्टेज, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला है सरसों फसल में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो भैया फ्लावरिंग स्टेज हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू को कुल पानी की आवश्यकता होती है, तो ये आपको जो है रिवाइज करने हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50 से 70 सेंटीमीटर। इसका पीडीएफ मैं दूंगा आपको, आगे और क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो ये आप खुद से पढ़िएगा। चना की क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। चने का, गेहूं का और गन्ने का बहुत पूछा जाता है। तो चने की इरिगेशन स्टेज कौन सी है? तो फ्लावरिंग और पॉड फिलिंग स्टेज। जैसा कि मैंने बताया था कि सभी दलहनी की थी फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, तो पॉड फिलिंग और फ्लावरिंग चने की है। चना भी एक दलहनी फसल ही है। अगला है सूरजमुखी, जिसको हम सनफ्लावर बोलते हैं, कि सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो बड इनिशिएशन और फ्लावरिंग स्टेज है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वार में सिंचाई का क्रिटिकल स्टेज कौन सा है? तो ज्वार में बूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है धान, जिसको हम राइस बोलते हैं और राइस सटाइवा बोलते हैं, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम। तो कुल जल आवश्यकता कितनी होती है? तो 120 से 150 यहाँ दिया गया है। इसको आपको अलग अलग दिखेगा, कोई 1500 से 2000 भी लिखता है, ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 120 से 150 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ आपको 1200 से 1500 बताया गया, मिलीमीटर, ठीक है। पानी की आवश्यकता सेंटीमीटर में 120 से 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटा इसका याद रखना है, धान का 1500 याद रखना है, कितना? 1500 या 150 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है, यही पूछा जाएगा। गेहूं की कुल जल आवश्यकता कितनी है? तो कितनी है भैया? तो 60 से 70 सेंटीमीटर जो गेहूं की कुल जल आवश्यकता है। 60 से 70 सेंटीमीटर बोले तो 600 से 700 मिलीमीटर। आप सीख गए होंगे अभी तक सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं। मक्का की कुल पानी की आवश्यकता होती है 70 से 90 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 700 से 900 अब बार बार लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अरहर पिजन पी की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? तो भैया फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गन्ना शुगर केन के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है गन्ने के लिए सिंचाई पद्धति? तो फरो इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जितने भी आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं, जैसे फरो इरिगेशन क्या होता है, कोई और वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जो है चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियो में या जनरल एग्रीकल्चर के माध्यम से आपको करवाऊँगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और अगला है घंटी को दबा देना, घंटी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भैया। और मूंगफली जो कि ग्राउंड नट की क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है, क्या है? ग्राउंड नट की। तो भैया इसमें क्या है ग्राउंड नट की? तो पैगिंग और पॉड फॉर्मेशन है। पैगिंग याद रखिएगा। पैगिंग क्रिया किससे संबंधित है? बहुत पूछ जाता है। पैगिंग की क्रिया हमारे मूंगफली मतलब ग्राउंड नट से ही संबंधित है। मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या होता है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपने पढ़ा होगा अगर, और राइजा सेटाइवा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अगला है गेहूं में पहली सिंचाई कब दी जाती है? तो कब देनी चाहिए? तो भैया CRI स्टेज पर। सोइंग के 5 दिन बाद? बिल्कुल भी नहीं।
हेडिंग स्टेज पर पहली बिल्कुल नहीं देते हम, हेडिंग स्टेज पर देते होंगे, दूसरी तीसरी पर। फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल नहीं, पहली तो हम देते नहीं फ्लावरिंग पर। CRI स्टेज पर देते हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर, जो कि 21 दिन के बाद आती है, आपको बता चुके हैं, 21 डेज आफ्टर सोइंग। DAS बोलते हैं दिन बाद सोने के, 21 दिन बाद, सोने के नहीं, सोन करने के, ठीक है, बोने के 21 दिन बाद। आलू मतलब पोटैटो हमारा फेवरेट फूड है, सब्जी है, कि सबसे महत्वपूर्ण इरिगेशन स्टेज कौन सी है? ट्यूबर इनिशिएशन और बल्किंग स्टेज। याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ट्यूबर इनिशिएशन क्या होता है? जब उसके कंद, ट्यूब मतलब कंद बनते हैं तब। अरहर रेड ग्राम में कुल पानी की आवश्यकता 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। कपास की कुल जल आवश्यकता होती है तो 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। सूरजमुखी की कुल पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। अब हम भैया बात करें दलहनी फसलों में 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। ज्वार की कुल पानी की आवश्यकता 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। सरसों में 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ये अभी थोड़ा सरसों का अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में है, तो इसको याद रखिएगा, 30 से 40 सेंटीमीटर या 300 से 400 mm याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब भैया हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में कि आपको इसके अलावा भी कुछ PDF यह भी आपको जो है अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन अधिक से अधिक व्यूज़ जब आ जाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत शेयर करना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टेबल्स दूंगा जो कि आपको याद करनी है। कहाँ मिलेंगे? तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल, हमारा जो व्हाट्सएप का भी लिंक मैं दे दूंगा, 2-3 लिंक दूंगा, तो सभी जगह आप प्रबल एग्रो स्टडी से जुड़ जाइएगा। आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसका PDF भी वहीं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी भैया ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, कैसा वीडियो है, क्या डाउट है, क्या नहीं है, सब कुछ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।